नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, गरीबी कोई हादसा नहीं है, गुलामी और रंगभेद की तरह ये भी इंसानों की बनाई हुई है और इसे इंसानों के एक्शन से ही खत्म किया जा सकता है। पिछले 30 सालों में इंसानियत ने गरीबी को खत्म करने की दिशा में जो कर दिखाया है, वो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल। नमस्कार और द हिंदू के एक ऐसे लेख पर हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है, जिसने गरीबी को लेकर हमारी सोच को शायद पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। हम सब ने यही सुना है कि दुनिया से गरीबी तेजी से कम हो रही है, लेकिन ये लेख बताता है कि ये कहानी अब खत्म होने वाली है और शायद उल्टी दिशा में जाने वाली है। बिल्कुल। आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि गरीबी के खिलाफ हमारी अब तक की सबसे बड़ी जीत कैसे हुई, वो जीत अब एक ठहराव में क्यों बदल रही है, और क्या वाकई हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां गरीबों की संख्या घटने के बजाय फिर से बढ़ने लगेगी। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये एक बेहद ज़रूरी चर्चा है, क्योंकि ये जीएस पेपर 2 में सामाजिक न्याय और पेपर 3 में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों को एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य देती है। तो चलिए इस कहानी के उतार चढ़ाव को समझना शुरू करते हैं। चलिए। ठीक है, तो इस चिंताजनक भविष्य पर आने से पहले उस शानदार अतीत की बात करते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया। पिछले 30-40 सालों की तस्वीर वाकई में कितनी बदली है, आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े हैरान करने वाले हैं और एक अच्छे तरीके से। सोचिए 1990 में जब हम में से कई लोग बड़े हो रहे थे, दुनिया में 2.3 अरब लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे थे। 2.3 अरब? हाँ, मतलब दुनिया का हर तीसरा या चौथा इंसान। आज ये संख्या घटकर 80 करोड़ के आसपास आ गई है। अच्छा। यानी हमने 1.5 अरब लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। इसे आप मानव इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे तेज सफलताओं में से एक कह सकते हैं। 1.5 अरब लोग, ये संख्या इतनी बड़ी है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। और जब हम कहते हैं अत्यधिक गरीबी से बाहर निकलना, तो इसका असल जिंदगी में क्या मतलब होता है? ये कोई लॉटरी जीतना तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ऐशो आराम की जिंदगी नहीं है, लेकिन ये जिंदगी और मौत के बीच का फर्क है। इसका मतलब है कि अब आपके बच्चे शायद भूखे पेट नहीं सोएंगे, आपको शायद पीने के लिए साफ पानी मिल जाएगा, बीमार पड़ने पर किसी क्लिनिक तक पहुंचने की उम्मीद होगी। सही। और रात में अंधेरे में डूबे रहने के बजाय शायद आपके घर में एक बल्ब की रोशनी होगी। जिनके पास ये चीजें हमेशा से रही हैं, उनके लिए ये छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है, उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। तो फिर सवाल उठता है कि ये चमत्कार हुआ कैसे? मतलब ऐसा क्या जादू हुआ कि 1.5 अरब लोगों की दुनिया बदल गई? इसका कोई एक जादुई जवाब नहीं है, लेकिन एक बहुत शक्तिशाली कारण है। तेज आर्थिक विकास, यानी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास। हाँ, और ये ग्रोथ उन देशों में हुई जहां दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते थे। 1990 के दशक की तस्वीर याद कीजिए। चीन, इंडोनेशिया जैसे देशों में 2/3 से ज्यादा आबादी अत्यधिक गरीबी में थी। फिर इन देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को दुनिया के लिए खोला, फैक्ट्रियां लगीं, नौकरियां पैदा हुईं और देखते ही देखते करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आ गए। अच्छा। आज चीन और इंडोनेशिया में ये आंकड़ा 10% से भी नीचे है। मतलब फॉर्मूला सीधा था, देश की इकोनॉमी को दौड़ाओ और गरीबी अपने आप कम हो जाएगी। क्या ये इतना ही सिंपल था? क्योंकि ये कहानी सिर्फ चीन की तो नहीं है, भारत ने भी तो इसी दौरान जबरदस्त तरक्की की। बिल्कुल, ये एक व्यापक एशियाई कहानी थी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, इन सभी बड़े एशियाई देशों ने मजबूत विकास दर हासिल की और गरीबी को तेजी से कम किया। और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका? हाँ, यहाँ तक कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ देशों जैसे घाना, कैमरून, ब्राजील और मेक्सिको में भी यही ट्रेंड दिखा। ये कोई संयोग नहीं था। ये सीधा कारण और प्रभाव का संबंध था। जैसे जैसे देश का इकोनॉमिक पाए बड़ा होता गया, उसके टुकड़े चाहे छोटे ही सही, ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगे और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने लगे। ठीक है, तो हमने 30 साल तक एक कामयाब फॉर्मूला इस्तेमाल किया, एक ऐसा फॉर्मूला जिसने 1.5 अरब लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन द हिंदू के इस लेख का शीर्षक अत्यधिक गरीबी की नई हकीकत, ठहराव और उलटफेर बहुत ओमिनस यानी अशुभ संकेत देता है। हाँ, देता है। ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूला अब एक्सपायर हो गया है, लड़ाई का मैदान ही बदल गया है। आज क्या बदल गया है? यहीं पर पूरी कहानी एक बहुत चिंताजनक मोड़ लेती है। आज की हकीकत ये है कि दुनिया के ज्यादातर सबसे गरीब लोग अब उन देशों में नहीं रह रहे हैं जो तेजी से विकास कर रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ रह रहे हैं? वे अब उन देशों में रह रहे हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं दशकों से एक ही जगह पर रुकी हुई हैं, स्टैग्नेटिंग है।
इसका सबसे चौंकाने वाला और दुखद उदाहरण है मेडागास्कर। वहाँ की हालत बहुत खराब है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। मेडागास्कर में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पर कैपिटा आज भी लगभग उतना ही है जितना 1950 में था। क्या 1950 में? हाँ, एक मिनट रुककर इस बात को सोचिए। इसका मतलब है कि 70-75 साल में उस देश ने अपने नागरिक के लिए औसतन कोई अतिरिक्त दौलत पैदा नहीं की। ये बात समझ से परे है। 70 साल में कोई आर्थिक तरक्की नहीं। इसका मतलब है कि एक दादा और उसके पोते के लिए आर्थिक अवसर बिल्कुल एक जैसे हैं। जब पूरी दुनिया बदल गई तब भी। बिल्कुल, और यही इस त्रासदी का केंद्र है। जब अर्थव्यवस्था बढ़ती ही नहीं लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ती रहती है तो नतीजा क्या होता है? गरीबी बढ़ेगी। गरीबी कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। ज्यादा लोग उसी छोटे से इकोनॉमिक पाई में हिस्सा बटाने की कोशिश करते हैं। यहीं पर एक और जरूरी बात आती है जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। वो क्या है? वो है पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया। मतलब अमीरों पर टैक्स लगाकर गरीबों में बांटना। हाँ, अमीर या विकासशील देशों में सरकारें ये करके गरीबी कम कर सकती हैं, लेकिन मेडागास्कर जैसे देश में ये आइडिया ही फेल हो जाता है। एक मिनट, ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। मतलब सरकार कुछ भी करे, टैक्स लगाए, योजनाएं चलाए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली, यही सबसे चौंकाने वाली बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ औसत आय यानी मीन इनकम ही गरीबी रेखा से नीचे है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए देश की कुल कमाई 100 रुपए है और 100 लोग हैं। अगर आप ये 100 रुपए सबसे बराबर भी बांट दें तो हर एक को सिर्फ 1 रुपए मिलेगा। और अगर गरीबी रेखा 2 रुपए पर है तो बराबर बांटने के बाद भी हर कोई गरीब ही रहेगा। बिल्कुल। आप एक छोटे से केक के 100 टुकड़े करके सबकी भूख नहीं मिटा सकते। केक का साइज बढ़ाना ही एकमात्र रास्ता है, और केक का साइज बढ़ाने को ही हम आर्थिक विकास कहते हैं। ये तो वाकई एक डेड एंड जैसी स्थिति है। क्या मेडागास्कर इस जाल में फंसा अकेला देश है या ये एक बड़ी और खतरनाक प्रवृत्ति का हिस्सा है? दुर्भाग्य से ये एक बड़ी और बढ़ती हुई प्रवृत्ति है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोजाम्बिक, मलावी, बुरुंडी और मध्य अफ्रीकी गणराज्य जैसे कई देशों में यही कहानी चल रही है। मतलब कई देश हैं ऐसे? हाँ, इन देशों में आधी से ज्यादा आबादी अत्यधिक गरीबी में है और दशकों से उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। यही वो वजह है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि गरीबी के खिलाफ प्रगति का दौर अब खत्म होने वाला है। जो सफलता की कहानी हमने पिछले 30 सालों में देखी वो उन देशों की थी जो विकास की पटरी पर दौड़ पड़े थे। अब लड़ाई उन देशों में है जो उस पटरी पर चढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है। तो अगर ये नई हकीकत है तो भविष्य के अनुमान क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान जब अपने कंप्यूटर मॉडल्स चलाते हैं तो उन्हें आगे क्या दिखाई देता है? क्या हम वाकई प्रगति के अंत की ओर बढ़ रहे हैं? वर्ल्ड बैंक के नवीनतम अनुमान यही चिंताजनक तस्वीर दिखाते हैं। उनके मुताबिक 2025 में अत्यधिक गरीबों की संख्या 831 मिलियन से घटकर 2030 में 793 मिलियन हो जाएगी। तो घट तो रही है संख्या। पहली नजर में लगता है कि संख्या तो घट रही है, लेकिन अगर आप रफ्तार देखें तो ये बहुत धीमी है। 5 सालों में सिर्फ 38 मिलियन की कमी। लेकिन असली खतरे की घंटी 2030 के बाद बजती है। 2030 के बाद क्या होता है? अनुमान है कि 2030 के बाद अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या फिर से बढ़ने लगेगी। बढ़ने लगेगी? मतलब हम पीछे की ओर जाने लगेंगे। जो प्रगति हमने दशकों की मेहनत से हासिल की वो अब पलट सकती है। ये तो एक बहुत बड़ा अलार्म है। हाँ, और इसका कारण वही है जिसकी हमने चर्चा की। जिन देशों में अब गरीबी केंद्रित है, यानी अफ्रीका के ये देश, वहां जनसंख्या वृद्धि दर आर्थिक विकास दर से ज्यादा रहने की उम्मीद है। अच्छा। जब पैदा होने वाले लोगों की संख्या रोजगार के अवसरों से ज्यादा हो तो गरीबी बढ़ना तय है। और इन अनुमानों में एक और बड़े बदलाव का जिक्र है कि गरीबी का भौगोलिक चेहरा ही बदल रहा है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और भविष्य की वैश्विक राजनीति और विकास नीतियों को यही आकार देगा। 3 दशक पहले 1990 में दुनिया के ज्यादातर गरीब एशिया में रहते थे, चीन, भारत, इंडोनेशिया में। सही। आज 3 दशकों के शानदार आर्थिक विकास के बाद ज्यादातर अत्यधिक गरीब उप सहारा अफ्रीका यानी सब सहारन अफ्रीका में रहते हैं। यानी गरीबी का केंद्र ही बदल गया। हाँ, भविष्य में ये ट्रेंड और मजबूत होगा। एशिया में आर्थिक विकास गरीबी को लगभग खत्म कर देगा, लेकिन कई अफ्रीकी देशों में आर्थिक ठहराव और बढ़ती जनसंख्या का मतलब होगा कि वहां गरीबों की संख्या या तो स्थिर रहेगी या बढ़ेगी। सीधे शब्दों में कहें तो गरीबी का चेहरा अब एशियाई नहीं बल्कि अफ्रीकी होता जा रहा है।
ये सब सुनकर तो बहुत निराशा होती है। ऐसा लगता है कि भविष्य अंधकार में है और कुछ किया ही नहीं जा सकता। क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि करोड़ों लोग हमेशा के लिए अत्यधिक गरीबी में जीने को मजबूर हैं? या ये समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अनुमान यानी प्रोजेक्शंस हैं, कोई भविष्यवाणी या प्रेडिक्शंस नहीं। अच्छा, ये भविष्यवाणी नहीं है। नहीं, इन मॉडल्स का उद्देश्य ये बताना नहीं है कि 2030 या 2040 में दुनिया निश्चित रूप से कैसी दिखेगी। ये हमें ये बताते हैं कि अगर आज के हालात ऐसे ही चलते रहे, अगर सबसे गरीब देशों ने विकास करना शुरू नहीं किया, तो भविष्य बहुत अंधकार में होगा। तो ये एक चेतावनी है। बिल्कुल, ये एक चेतावनी है, एक अटल भाग्य नहीं। ये दुनिया के नीति निर्माताओं, वर्ल्ड बैंक, IMF और उन देशों की अपनी सरकारों के लिए एक पुकार है कि अगर नीतियां नहीं बदली गई, अगर इन रुकी हुई अर्थव्यवस्थाओं में विकास की चिंगारी नहीं जलाई गई, तो हम मानव इतिहास की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक को अपनी आंखों के सामने पलटते हुए देखेंगे। पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमारे श्रोताओं, खासकर जो UPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मुख्य बातें क्या हैं जिन्हें वे अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं? इस पूरे विश्लेषण की की टेकअवेज क्या हैं? बिल्कुल, 4 मुख्य बिंदु हैं। पहला, गरीबी के खिलाफ पिछली सफलता का हीरो आर्थिक विकास था। यह उन बड़ी आबादी वाले देशों में हुआ जहां गरीब रहते थे, जैसे चीन और भारत। ठीक है। दूसरा, आज की सबसे बड़ी चुनौती वो देश हैं जिनकी इकॉनमी दशकों से रुकी हुई हैं। यहां गरीबी इतनी गहरी है कि पुनर्वितरण यानी अमीरों से लेकर गरीबों में बांटने वाला फॉर्मूला भी काम नहीं करता। सही। और तीसरा बिंदु ये होगा कि अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहा तो 2030 के बाद गरीबी कम होने के बजाय बढ़ सकती है, जो दशकों की प्रगति को उलट देगा। हाँ। और चौथा, गरीबी का वैश्विक केंद्र अब एशिया से उप सहारा अफ्रीका में शिफ्ट हो गया है, जो भविष्य की विकास नीतियों के लिए सबसे बड़ा फोकस एरिया होना चाहिए। एकदम सही। और अंत में मैं सोचने के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहूंगा। बताइए। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि गरीबी उन्मूलन के लिए आर्थिक विकास अनिवार्य है, खासकर उन देशों के लिए जहां इकोनॉमिक पाई ही बहुत छोटा है। लेकिन आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो सवाल ये उठता है कि विकास के वो नए मॉडल क्या हो सकते हैं जो इन गरीब देशों को गरीबी से बाहर निकालें, बिना उन पर्यावरणीय गलतियों को दोहराए जो अतीत में अमीर और विकासशील देशों ने की हैं। ये आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम आर्थिक विकास को पर्यावरण के विनाश से अलग कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या अफ्रीका के ये देश बिना कोयला जलाए, बिना जंगलों को काटे विकास के उस शिखर पर पहुंच सकते हैं जहां आज बाकी दुनिया खड़ी है? यही वो पहेली है जिसे हमारी पीढ़ी को सुलझाना होगा। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और हम सभी को सोचने की जरूरत है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और द हिंदू के ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों के गहन एनालिसिस के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी चर्चा मिस ना करें। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ उसकी गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।